नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक हमारा है तालपत्र और पांडुलिपियाँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी चीन में कागज़ का आविष्कार 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो चुका था, किंतु इसकी लोकप्रियता 4वीं शताब्दी में नई तकनीकों के विकसित हो जाने के बाद बढ़ी। काठ पर छपाई का काम सुई वंश के काल में शुरू हुआ तथा थांग काल में इसका अधिक प्रचलन हुआ, जबकि भारत में लेखन के लिए पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग बहुत शताब्दियों तक जारी रहा। प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ अधिकांशतः ताम्रपत्रों पर लिखी गईं। यहाँ संक्षेप में इन पांडुलिपियों के निर्माण की विधि दी जा रही है, जिसे संस्कृत में तालपत्र तथा तमिल में ओलई के नाम से जाना जाता है। तालपत्र के लिए खजूर के पात्रों का प्रयोग किया जाता था, जिसे कोरिफा अम्ब्रेकुलिफेरा, जिसे संस्कृत और तमिल में ताली कहा जाता है, और पैल्माइरा पाम, जिसे संस्कृत में ताल और तमिल में पनई कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। ताड़ के पत्ते 19x8 से 9 सेंटीमीटर, जबकि खजूर के पत्ते 15x3 से 4 सेंटीमीटर आकार के होते हैं। ताड़ के पत्ते अपेक्षाकृत बड़े होने के साथ साथ अधिक दिनों तक टिकते हैं। सबसे पहले चुने हुए ताड़ के पत्ते को उचित आकार में काट लिया जाता था, फिर इसके बाएं, मध्य तथा दाहिने शीर्ष पर छेद किया जाता था। इन छिद्रों में एक धागा पिरोकर पत्ते के चारों तरफ बांध दिया जाता था। धागे की एक छोर में गांठ डाल दी जाती थी अथवा कोई कौड़ी या कांट का गुटका लगा दिया जाता था, ताकि धागा बाहर न निकले। तालपत्र की पांडुलिपि को सामान्यतः काठ के एक बक्से में अथवा कभी कभी हाथी दांत के बने खोल में रखा जाता था। पांडुलिपि को शलाका, एक नुकीली कलम की तरह की वस्तु के पत्ते पर उत्कीर्ण किया जाता था। इसके बाद तालपत्र को विशेष वनस्पतियों से निकाले गए रस और कोपलों के बारीक चूर्ण में मिले हुए घोल में डुबा दिया जाता था, जिससे उत्कीर्ण किए हुए भाग में काले रंग की लिखावट स्पष्ट हो जाती थी। लिपि पत्ते की लंबाई के समांतर उत्कीर्ण की जाती थी। वैसी परिस्थिति में जब पत्ते की लंबाई अधिक होती थी या रचना छंदों के रूप में की होती थी, तब शब्दों को 2 या 3 उद्ग्र कॉलमों में सजाया जाता था। यदि पांडुलिपि के साथ कोई टीका भी लिखी जाती थी, तब उसे सामान्य रूप से पाठ्य सामग्री के ऊपर या नीचे उत्कीर्ण किया जाता था। पांडुलिपि के पृष्ठों की संख्या अधिकतर ऊपर के दाहिने हाशिए पर अंकित होती थी। तालपत्र की पांडुलिपियों का संरक्षण सावधानीपूर्ण किया जाता था, क्योंकि उच्च तापमान, दीमक, पानी, धूल और आग जैसी आपदाओं से उन्हें बचाना आवश्यक था। इसलिए पुरानी पांडुलिपियों की कई प्रतियां तैयार की जाती थीं। 19वीं शताब्दी में बढ़ते हुए छापाखानों के प्रयोग और प्रचलन में आ जाने के बाद तक तालपत्रों की परंपरा बनी रही। आज प्राचीन तालपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इन पांडुलिपियों पर थाइमॉल, क्लोरोमेंट तथा घोल, फॉर्मल्डिहाइड, फॉस्फिन गैस अथवा इथाइलिन ऑक्साइड जैसे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तालपत्रों को डिटर्जेंट या इथाइल अल्कोहल से साफ कर लिया जाता है। यदि कोई भाग फटा या क्षतिग्रस्त हो तो उसकी मरम्मत की जाती है। इसके लिए पॉलीविनाइल एसीटेट तथा मिथाइल सेल्यूलोज के घोल और अत्यंत बारीक पेपर का उपयोग किया जाता है। एक बार जब मरम्मत का काम हो जाता है, तब तालपत्र को तैलीय घोल से मुलायम बनाया जाता है और सावधानीपूर्ण सूखे कपड़े से पोंछ दिया जाता है। अब इनको फिर से धागे में पिरोया जा सकता है और उपयुक्त खोल में रख दिया जाता है। भविष्य में होने वाली क्षति से बचाने के लिए इनको संभाल कर रखा जाता है। हमारे ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा के लिए इन प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न स्थानों पर अब भी ऐसी हजारों प्राचीन पांडुलिपियाँ विद्यमान हैं, जिनका अध्ययन या प्रकाशन नहीं हो सका है। दरअसल यह अनुमान लगाना लगभग असंभव है कि इनमें से कितनी पांडुलिपियाँ नष्ट हो चुकी हैं और कितनी खोजी जानी बाकी है।
तो दोस्तों ये था छोटा सा वर्णन पांडुलिपियों और तालपत्रों के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ना करें लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी शुरुआत है और मुझे इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।